मैम पेपर 2 में तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें सारे 10 के 10 टॉपिक्स को इक्वल टाइम देनी चाहिए, लेकिन इवेंचुअली ये रियलाइज हुआ कि नहीं, सारे टॉपिक्स को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम देना चाहिए। और जहाँ तक रही पेपर 1 की टाइम, पेपर 1 में भी बच्चे, हम लोग सारे ग्रुप में हमारे यही कोशिश करता था, मैथ्स छोड़ देते हैं, मैथ्स कुछ ऐसे हो जाएगा, लेकिन वही मैथ्स को भी इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम आपको देना है। बहुत सारे ऐसे वन लाइनर्स है जो हमें पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा, और उससे पेपर 2 में भी इनडायरेक्टली हेल्प मिल जाती है। इस बार अभी हमने देखा हेलो बादल, लोगों कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका अभी नेट हुआ है, यूजीसी का जो रिजल्ट आया है उसमें। और स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप पे। सबसे पहले तो आपके परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आगे भी उम्मीद है कि आप इसी तरीके से और तरक्कियां हासिल करते जाएंगे। अभी नेट हुआ है, नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपका जेआरएफ भी होगा। तो पहले तो हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताइए अपना, कि कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ नेट क्लियर करके? मैम आई एम फीलिंग सो गुड, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, और आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ आकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे मैम मेरा बैकग्राउंड ये रहा है कि मैं बिहार से हूँ। ग्रेजुएशन मैंने अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से करी है, और पोस्ट ग्रेजुएशन, हाँ जी मैम, ओके, और पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से रामजस कॉलेज से करा है। रामदास कॉलेज। जी मैम। चलो, और ठीक है, आपको बाकी नेट क्लियर करके किस तरीके का लग रहा है? कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये नेट का? मैम मैंने पहले भी अटेम्प्ट्स दिए हैं, उसमें Okay. भी नेट हो गया था, अभी नेट हुआ है, ये थर्ड टाइम था मेरा मैम। थर्ड टाइम हाँ था। जी। तो पहले कहाँ ऐसी कुछ कमी रह गई थी जो क्लियर नहीं हुआ, या अभी हुआ है, या फर्स्ट टाइम हुआ है, या? नहीं मैम, पहले भी नेट हुआ था। ओके। अभी इस बार भी कमी शायद ये रह गई कि आते हुए क्वेश्चंस मैम में कुछ गलतियां हो गई, इसलिए बस। और मॉक टेस्ट मैंने मैम कम लगाए हैं। मॉक टेस्ट अभी हमने पहले भी बात की है, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ में भी मॉक टेस्ट का कितना बड़ा रोल होता है ना, उस पर बात करेंगे हम। जी पहले तो ये बताओ कि किस तरीके से नेट की इंस्पिरेशन कहाँ से है? आपका मास्टर्स जो है वो कौन सी ईयर में क्लियर हुआ है? मैम 22 में। 22 में क्लियर हुआ है, और आपने उसके बाद ही अटेम्प्ट देना जी स्टार्ट किया। जी मैम। तो हाउ डिड यू गेट इंस्पिरेशन कि आपको नेट करना है, या नेट के बाद क्या एस्पिरेशंस है आपके आगे फॉर फ्यूचर? मैम जब ग्रेजुएशन में ही था, पोस्ट ग्रेजुएशन में था, अपने टीचर्स को देखता था और वो काफ़ी इंस्पायर करते थे कि प्रोफेसर की लाइफ कितनी अच्छी होती है, या फिर बहुत ही वेल टू डू लाइफ है, और खुद पढ़ना पढ़ाना बहुत पसंद है। तो इसलिए, और अपने स्टूडेंट्स फेलोज से ये पता लगा कि ऐसा कोई एग्ज़ाम है, तो वो एग्ज़ाम के लिए इसलिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो मतलब पहले नहीं पता था, तभी मास्टर्स के टाइम पे ही जी, आपको पता जी चला। मैम। तो पहले वाले अटेम्प्ट्स की प्रिपरेशन आपने विदाउट मतलब कोचिंग वगैरह की थी, या कैसे सेल्फ स्टडी किया था? हाउ डिड जी यू मैम, स्टार्ट? सेल्फ स्टडी किया था पहले प्रिपरेशन के लिए मैम। अच्छा, सेल्फ जी। स्टडी से स्टार्ट किया था। ओके, तो आपने पहले जो है वो कहाँ, जैसे मार्क्स का कितना कुछ गैप रहा है? अगर मैं पहले जेआरएफ पहले वाले अटेम्प्ट्स की बात करूँ या अब वाले अटेम्प्ट की बात करूँ, तो जेआरएफ में कितना जो है वो आपका मार्जिन रहा है? मैम हर बार मेरे मार्क्स इम्प्रूव हो रहे हैं, और अभी इस बार जैसे मेरे 105 क्वेश्चन सही हो रहा है, तो हर बार इम्प्रूव हो रहा है मार्क्स। अच्छा। और ऐसा चांसेस हैं, और मतलब खुद में भी कॉन्फिडेंस है कि नेक्स्ट टाइम में तो वो ये जितने भी गैप है उसको ब्रिज कर लूंगा। फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर का दोनों का टाइम किस तरीके से मैनेज किया आपने? मैम फर्स्ट पेपर को मैं सेकेंड अटेम्प्ट में करता था, पहले बार पेपर 2 अपना पॉलिटिकल साइंस कर लेता था, और जो लास्ट का 1 घंटा होता था उसमें फर्स्ट पेपर करता था, उसमें भी मैथ्स शायद सबसे लास्ट में। ये तो है आपकी एग्जाम के ड्यूरिंग की स्ट्रैटेजी, जी। बट मैं बात कर रही हूँ कि जैसे आपका थर्ड अटेम्प्ट था, जी, ठीक है, जी। तो आपने पहले भी प्रिपरेशंस की होंगी। जी मैम। और अभी आप साथ में कुछ कर रहे हैं? नहीं मैम। साथ तो आपने अपना पूरे दिन का टाइम जैसे प्रिपेयर किया है, पूरा 5-6 महीना आपने दिया होगा प्रिपरेशन को लेके। जी। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली बैलेंस नहीं कर पाते। प्रॉब्लम ये रहता है कि आप फर्स्ट पेपर में या सेकंड पेपर में, दोनों इंपॉर्टेंट होता है, स्टूडेंट्स फर्स्ट पेपर को ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, या सोचते हैं कि जो सब्जेक्ट वाला ही पेपर है उसी से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। बट यूजुअली आप कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो कि सेकंड पेपर में बहुत अच्छे होते हैं, बट कहीं ना कहीं फर्स्ट पेपर में उनको लैग कर जाते हैं, या तो 25-30 इस तरीके का वो टारगेट लेके चलते हैं। पहले तो ये कि आपका जो है वो टारगेट कितना, क्या स्कोर रहा है अभी। दूसरा, आपने दोनों पेपर को किस तरीके से मैनेज किया? फर्स्ट पेपर पे कितना फोकस किया है, या सेकंड पेपर
पे कितना फोकस किया है, कैसे टाइम दिया आपने? मैम मोस्टली जब पहले के अटेम्प्ट्स थे उसमें तो ऐसा ये टारगेट रहता था कि पॉलिटिकल साइंस को ज़्यादा टाइम देना है और पेपर वन में कम टाइम देंगे, ऐसा हो जाएगा। लेकिन हर बार यही प्रॉब्लम आती थी कि पेपर वन में बहुत सारे कम नंबर आते थे, मैथ्स नहीं बनता था, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिसको कभी सुना ही नहीं होता था पेपर वन में। तो इस साल ये मैंने मेक श्योर किया कि पेपर वन में भी उतना ही टाइम देना है, उतनी ही एस्पेक्ट्स को समझना है, मैथ्स को बनाना है, क्योंकि मैथ्स से फिर 4-7-8 क्वेश्चन मैथ्स के कारण बन जाते हैं। तो इसलिए इस बार सब कुछ बैलेंस करके इसलिए ये हुआ है कि मैम 32 मेरे पेपर वन में सही हो रहा है, वरना जनरली पेपर वन में 25 के अराउंड में रुक जाता था। इस बार पेपर टू में बस प्रॉब्लम ये हुई मेरी साइड से कि कुछ आते हुए क्वेश्चंस को मैंने गलत कर दिया, वरना पेपर टू में भी 80 के अराउंड हर बार बन जाते थे, इस बार 73 बन गए। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम रहता है कि आप जब एग्जाम देने जाते हो ना, या तो जो वो नोट वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, वो स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते, उसको पढ़ने में अब लगता है कि ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस, कि आप एग्जाम में जाते हो, आपने जस्ट वो फर्स्ट लाइन पढ़ी और आपको लगता है अरे ये तो मुझे आता है, और आप जब वो ऑप्शंस देख के तुरंत लगा देते हो। तो सबसे पहले टिप तो यही बादल बता रहे हैं कि आपको जब भी आप एग्जाम में जाओ तो आपको क्वेश्चन जो होता है वो बहुत केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि 3-4 क्वेश्चंस का मार्जिन तो वहीं से निकल जाता है कि 3-4 क्वेश्चंस वहीं आपके जो है वो गलत हो जाते हैं। वीक एरिया आपको कोई लगता है कि ऐसा कोई वीक एरिया जिसपे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, या जिसका वेटेज पहले वाले जो एग्जाम का पैटर्न भी आपको पता ही है चेंज हो रहा है विद टाइम, तो कोई ऐसा टॉपिक या ऐसा एरिया जो पहले आपको लगता है कि नहीं आता था, या आपका एरिया वो स्ट्रांग है, या जिस पे स्टूडेंट्स को ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि वो एक नया तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन पे ज्यादा फोकस करना है स्टूडेंट्स को? करेक्ट मैम। मैम पेपर टू में तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें सारे 10 के 10 टॉपिक्स को इक्वल टाइम देनी चाहिए, क्योंकि पहले भी हमने ऐसा करा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पढ़ के जाते थे, नहीं समझ आता था, तो लेकिन इवेंचुअली ये रियलाइज हुआ कि नहीं, सारे टॉपिक्स को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम देना चाहिए। और जहां तक रही पेपर वन की टाइम, पेपर वन में भी बच्चे हम लोग सारे ग्रुप में हमारे यही कोशिश करता था मैथ्स छोड़ देते हैं, मैथ्स कुछ ऐसे हो जाएगा, लेकिन भाई मैथ्स को भी इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम आपको देना है। कुछ टॉपिक्स हैं एनवायरनमेंट के, कुछ टॉपिक हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, उसमें बहुत सारे ऐसे वन लाइनर्स है जो हमें पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा, और उससे पेपर टू में भी इनडायरेक्टली हेल्प मिल जाती है। इस बार अभी हमने देखा कि पेपर टू पॉलिटिकल साइंस में भी एनवायरनमेंट के कुछ क्वेश्चंस थे, एनवायरनमेंट के भी थे, एंड देयर वाज दिस क्वेश्चन जिसमें फेसबुक कब इन्वेंट हुआ है, टेलीग्राम कब आया, ये इस टाइप का कुछ एक क्वेश्चन वाज देयर। हां, तो अगर हम पेपर वन की तैयारी करते हैं उससे भी हमारे पेपर टू में हेल्प हो रहा है, तो हमें सब कुछ को इक्वल टाइम देना चाहिए, ऐसा रियलाइज हुआ इवेंचुअली। तो आपका कोई ऐसा वीक एरिया नहीं रहा है कि जिस पे आपको लगता है कि अब जेआरएफ करने के लिए आपको ज्यादा फोकस उस पे करने की जरूरत है? मैम अभी तक तो ये समझ आया कि सब्जेक्ट्स पे शायद मैं इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम दे पा रहा हूँ, बस मुझे वही मॉक टेस्ट और खुद में ही अच्छे से उस दिन एग्जाम में प्रेजेंट होना पड़ेगा, अटेंटिव होना पड़ेगा क्वेश्चंस के लिए। तो शायद आपने अटेंटिव बोला, तो ऐसा भी होता होगा कि एग्जाम से पहले भी थोड़ी सी एंजाइटी होती होगी, थोड़ा पैनिक करते होगे, इस पर काफी हुई तो उसको कैसे मैनेज करते हो? मतलब आप अपना की कुछ ऐसी एक्टिविटीज, कुछ आपकी हॉबीज हैं या कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज है जिसको आप, मतलब वो मैं एज अ टिप पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है पढ़ना है, तो वो चीजें ना मगअप करने पे इतना लग जाता है कि ओवरवेल्म्ड हो जाता है दिमाग, और वो चीजें सारी माइंड में जा नहीं पाती हैं। तो कोई ऐसा कि आपको अगर मेंटली भी अपने आप को काम रखना है, पीस रखना है, इवन बिफोर एग्जाम, ड्यूरिंग एग्जाम, तो वो किस तरीके से रखा आपने खुद को? मैम उसके लिए तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा, और मैं खुद भी वो फॉलो करता हूँ कि अपने पीयर ग्रुप को अच्छा रखें, अपनी फैमिली से बात करें। जैसे मुझे भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं अपनी दीदी से सबसे पहले कनेक्ट करता हूँ, वो मुझे हमेशा गाइड कर देती हैं, तो वो बहुत ही एक सेफर साइड होता है कि आपको कोई भी परेशानी है, दीदी है, हमारे टीचर्स हैं, वो गाइड कर देते हैं। उसके अलावा मैम कभी भी परेशान होता हूँ तो मुझे कुकिंग पसंद है, तो मैं कुकिंग करने लग जाता हूँ, और उसके अलावा यूट्यूब पे वीडियोस देखना पढ़ाई से रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, तो उन सब चीजों से मन बहला रहता है और प्रेशर कम फील होता है। चलो, कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी आपने ऐसा नहीं बनाया कि कुछ ऐसे कि पहले ये करने, जैसे 2 महीने के लिए मुझे ये करना है, फिर मुझे इस पे फोकस करना है, फिर इस पे, तो आपने ऐसे कोई प्लान स्ट्रैटेजी नहीं बनाई? मैम बनाइए प्लान, जनरली यही होता है मेरा कि पूरे साल भर पॉलिटिकल साइंस तो पढ़ना ही है, और एग्जाम के टाइम में जब नोटिफिकेशन जनरली जब आ जाता है तो उस टाइम में मैं पेपर वन को टाइम देता था, लेकिन अब सिंस इतने कम मार्क्स से रह जाता हूँ तो ये सोचा है कि सिंस मैथ्स को रोज पढ़ना है, मैथ्स को 1 घंटे ही चाहिए सही, और भी सारे सब्जेक्ट्स को, इन्वायरमेंट वगैरह के लिए पेपर पढ़ना है, तो उसके थ्रू मैथ्स और डीआई के लिए मैं ही एक छोटे से टिप दे देती हूँ कि आप लोगों को लगता है कि आप सिर्फ टीचर्स की वीडियो देख लेते हैं एंड देन यू आर डन,
तो मैथ्स और डीआई कभी भी ऐसे नहीं होता है, यू हैव टू कॉन्टिन्यूअसली हैव टू प्रैक्टिस इट, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे आपको उसमें डेली, क्योंकि हर बार नए पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, आप जितना करेंगे ना मैथ्स इज जस्ट लाइक दैट कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट हो जाते हो। तो उसमें कभी टीचर ने समझा दिया ये कॉन्सेप्ट, अच्छा ये वाला क्वेश्चन इस शॉर्ट ट्रिक से होगा, ये कभी नहीं होता मैथ्स और डीआई में, पर्सनली आई फेल दैट। तो वो गलती मत करना, मैथ्स और डीआई को एटलीस्ट वो स्टार्टिंग से लेके चलना, बाकी चीजों को बाकी टॉपिक्स को ठीक है क्लास लेते रहो, समझते रहो, शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, वो आपका जो है वो हो जाएगा। कभी कोई ऐसा पॉइंट नहीं आया जर्नी में, जैसे आपने 3 बार दिया है कि कहीं पे लगाओ कि लेट डाउन हो रहा हूं मैं, या कभी ऐसा डिप्रेशन, तो उस सिचुएशन से किस तरीके से डील किया अगर आया है तो? मैम काफी होता है, इनफैक्ट इस बार भी जिस हिसाब से नंबर बन रहे थे पिछले कट ऑफ के अकॉर्डिंग लग रहा था कि हो जाएगा, लेकिन इट्स लाइक कि खुद में ये रियलाइजेशन है। इनफैक्ट सर से भी मैंने बात करा था आफ्टर माय रिजल्ट, तो उन्होंने यही बोला था कि कुछ ही लैग है, वो ओवरकम हो जाएगा, और खुद में भी लग रहा है कि शायद अगली बार ये गलतियां ना करूं और हो जाएगा। फिर वो डिप्रेशन से ज्यादा मैम वो एक होप दिखता है कि नेक्स्ट टाइम तो ये ओवरकम कर ही लूंगा, कोई जो भी प्रॉब्लम्स है उनको ठीक कर लूंगा। तो खुद को अभी समझा रहा हूँ कि नहीं अच्छा होगा। तो पेपर एनालाइज करना इज अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि आप जब भी ऐसा आपको लग रहा है कि आपको अभी नेट हुआ है, 1-2 क्वेश्चन से रह गया है, तो ऐसे हवा में उठ के प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करना है। आप देखो, क्योंकि हर किसी का अपना प्रोस कॉन्स, वीक एरिया, स्ट्रॉन्ग एरियाज हर स्टूडेंट का होता है। तो अपने पेपर को जो आपने दिया, अटेम्प्ट दिया, उसको एनालाइज करो, देखो कहाँ कौन सा सेक्शन वीक है। जैसे अभी बादल ने बताया कि उन्होंने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं किया था, दैट वाज अ बिग मिस्टेक। तो मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपको भी लग रहा है शायद, जहां तक मैंने बात की है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मॉक टेस्ट और क्विजेस का, उनको तो अब लगाएंगे आप मॉक टेस्ट और क्विजेस दिस टाइम, उनको एनालाइज करने से एक्चुअली आपको मैंने स्टार्ट कर दिया, मैंने लगाना। चलो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। उसको एक्चुअली करने से आपको पता चल जाता है किस हिसाब से आपके क्वेश्चंस आते हैं, क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है। तो सिलेबस अपने हाथ में बहुत बड़ा है, आप करने चलोगे तो मतलब अंधाधुंध पता नहीं कितने क्या वो बन जाएंगे, उससे क्वेश्चंस बन जाएंगे। बट एक यूजीसी का स्टैंडर्ड है, नेट का जो एग्जाम देते हो उसका एक स्टैंडर्ड है, तो उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको पढ़ना होता है। चलो, आप अपनी जर्नी को कुछ अपने फ्रेंड्स की जर्नी से थोड़ा सा अलग देखते हैं क्या? मतलब उन्होंने जिनका नेट हुआ है या जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हाउ डिड टेक्स्ट बुक या ऑनलाइन या सर ने आपको किस तरीके से हेल्प किया, दैट मेड योर जर्नी वेरी इजी, या बाकी किस तरीके से, हाउ डू यू डिफरेंशिएटेड? जब मैं देखता हूँ अपने दोस्तों को, वो बहुत ही लॉस्ट रहते हैं कई बार कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। मार्केट में टेलीग्राम पे कोई देख लिया कि इन सर के नोट्स को रेफर कर सकते हैं, इधर देख सकते हैं, वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन टेक्स्ट बुक के कारण मुझे मैम ये पता चला कि एग्जैक्टली मुझे पता होता है कि क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। सर की मैराथन वीडियोस थी, उनका बहुत हेल्प होता है लास्ट टाइम, अगर आप उसको क्विक रिवीजन के लिए यूज कर सको तो वो बहुत हेल्पफुल हो जाता है, और एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि आपको क्या पढ़ना है, और उससे ही एग्जैक्टली आंसर आ जाते हैं। स्टूडेंट्स को वही लगता है कि इतना कुछ स्पॉटिक फॉर्म में मिल गया, एक्चुअली जहां भी कंटेंट मिलता है ना वो कभी भी स्ट्रक्चराइज्ड वे में नहीं मिलता, दैट्स अ पॉइंट। वेरी गुड। तो आप अपने इस प्लेटफॉर्म का आप यूज करना चाहेंगे, आप अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसे देना चाहते हैं, अपनी फैमिली में या अपने दोस्तों को, किस चीज को मतलब सबसे ज्यादा आप एडमायर करते हैं कि इस जर्नी में उन्होंने साथ दिया, या इस चीज ने, इस हॉबी ने आपकी या इस ट्रिक ने आपका बहुत साथ दिया है? तो वो कुछ टिप्स अगर आप स्टूडेंट्स को देना चाहें अपनी तरफ से। मैम मुझे तो लगता है कि मेरी जर्नी में ओवरऑल सबका ही थोड़ा योगदान रहा है, और इनफैक्ट वही घर से दीदी का काफी हेल्प मिला है, टेक्स्ट बुक का काफी हेल्प मिला है, अपने दोस्तों का जब भी परेशान होता हूँ तो वो होते हैं मेंटल पीस को मेंटेन करने के लिए। और उसके अलावा हाँ, हॉबीज में भी मैंने खुद को ऐसे कोशिश किया कि अगर बोर भी हूँ मैं तो इंटरनेशनल रिलेशन की वीडियो देखूं, सो दैट उसमें से इंटरेस्ट आता रहे। तो हाँ, इन सारी चीजों का हेल्प मिला है। देखो, एक इससे रिलेटेड टिप मैं दे देती हूँ स्टूडेंट्स को। अगेन टीचर है, वी कैन नॉट लाइक अपने आप को हम रेजिस्ट नहीं कर सकते, तो एक टिप मैं भी दे देती हूँ कि जिंदगी ना मतलब जीना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि आप जैसे पढ़ाई करते रहोगे, एक टाइम पे वो इतना बर्डन आपको लगने लगेगा ना कि आप फिर उसको एक पॉइंट के बियॉन्ड आप कैरी नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि फ्रेंड्स हैं, तो इन चीज़ों को कभी भी मुझे नहीं लगता कि नेग्लेक्ट करना चाहिए। टीचर्स है, आप बियॉन्ड एजुकेशन, बियॉन्ड योर अकेडमिक्स जाके भी उनसे बात कर सकते हो रिगार्डिंग योर अदर चीज़ें ऑल्सो, कि आपको सर ऐसा मेंटली किस तरीके से डील करना है, क्या प्रैक्टिस करना है, एंड विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो वो सारी चीज़ें जो है वो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं। थैंक यू बादल, थैंक यू फॉर कमिंग एंड यू इंस्पायर्ड आवर स्टूडेंट्स। Thanks a lot for coming and congratulations again.